नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो हमारा एग्जाम 15-16 अक्टूबर को होना है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। हमारे ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, बंजारे या जनजाति। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे। दोस्तों, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे हिस्ट्री की क्लास में, तब हमने आपको बहुत विस्तृत तरीके से बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी या नगरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी या नगरीय थे। और हमने आपको बताया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तो शहरी या नगरीय थे, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन अगर आए तो वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। और दोस्तों अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और अगर हम भारत में सबसे बड़े शहर की बात करें तो राखीगढ़ी होगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। भगवान महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो दोस्तों भगवान महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली। हमारे ऑप्शन है समस्तीपुर, राजगीर, रांची या पावापुरी। तो आप लोग दोस्तों महावीर स्वामी भी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं इसमें इन्होंने अपनी अंतिम सांस पावापुरी में ली थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। और आप जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था दोस्तों, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। और आप जानते हैं कि जैन धर्म में 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की। दोस्तों बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की। ऑप्शन हमारे हैं रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों हमारे बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी। और आप जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो इसने बंगाल में ये जो प्रणाली दोहरी प्रणाली स्टार्ट की थी, इसका टाइम रहा था 1765 से 1772 तक। 1765 से 1772 तक दोस्तों इसने ये दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की, 1765 से 1772 तक। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे ख़त्म कर दिया। इसमें दोस्तों इसने बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो था उसमें निजामत और दूसरा था दीवानी। निजामत और दीवानी में इसने 2 पार्टों में डिवाइड करके यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको चलाया था। जबकि 72 में वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बना तो उसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों कल के प्रैक्टिस क्लास में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन से। उसमें पूछा गया था कि अरुणा आसिफ अली किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो हमने आपको बताया भी था कि कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और ये दोस्तों बॉम्बे के अखिल भारतीय समिति के सत्र में महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट किया था। बॉम्बे के अखिल भारतीय सत्र में महात्मा गांधी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और दोस्तों इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और अगर बात कर दी जाए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल था उस टाइम। उसके बाद हमारा आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो सामने पत्र पत्रिका या अखबार जो दिए हुए हैं उनसे संबंधित व्यक्ति जो भी हैं, किसने किसका मतलब विमोचन किया है या किसने इसको लिखा है, तो आपको बताना है दोस्तों। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, युगांतर बाल गंगाधर तिलक। तो क्या होगा आपका सही दोस्तों। पहला न्यू इंडिया आप जानते हैं कि एनी बेसेंट ने लिखा है दोस्तों, और इसे इन्होंने 1914 में लिखा था, 1914 में एनी बेसेंट ने। उसके बाद यंग इंडिया, दोस्तों यंग इंडिया भी आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने लिखा है, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। और युगांतर, दोस्तों युगांतर बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखा है, इसे श्री अरविंदो घोष ने लिखा है। श्री अरविंदो घोष ने युगांतर लिखा है। तो हमारे सही कौन से हैं, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों हम हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने
1944 ईस्वी में दिया था दोस्तों। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को जो मनाया जाता है, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो दोस्तों अभी हमने बताया कि इन्होंने ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, करो या मरो का। और अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो दोस्तों इन्होंने आराम हराम है नारा दिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों क्या दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ये नारा दिया था। उसके बाद हम अपने 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा 7वां क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध हमारा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों ये तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है नागार्जुन सागर बांध, ये तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कर्क रेखा पार नहीं गुजरती, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे चैनल पर जियोग्राफी की भी क्लास चल रही है, उसमें मानचित्र के द्वारा विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। एक बार चैनल पर जाकर सभी क्लासों को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन कि किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहला तो दोस्तों गुजरात हो जाएगा, गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान, सबसे कम अगर कर्क रेखा गुजरती है तो राजस्थान से। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश से जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ से भी जाती है। उसके बाद झारखंड दोस्तों, झारखंड से। उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल दोस्तों आ जाएगा, वेस्ट बंगाल से। उसके बाद त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो दोस्तों इस उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं जाती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप जान गए कि 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंकलेश्वर स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अंकलेश्वर, आप जानते हैं कि अंकलेश्वर गुजरात राज्य में स्थित है और ये तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए प्रसिद्ध है, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए अंकलेश्वर स्थान फेमस है दोस्तों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तेज और समावेशी विकास की ओर था। तो किस पंचवर्षीय योजना का नारा ये था दोस्तों आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक चली थी और ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 1961 तक चली और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और अगर इसकी बात करें कि तेज और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का नारा है, तो दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है और इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना को सी रंगराजन ने तैयार किया था और इस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। तो आप जानते हैं 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। और उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें कि ये स्टेट बैंक का मुख्यालय तो मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में। और दोस्तों अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर की अगर बात करें दोस्तों तो असबोर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया एक अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। दोस्तों पैन में कितनी संख्याएं होती हैं ये पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में। आप जानते हैं दोस्तों कि 1961 में पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया था। पैन जो है वो आयकर विभाग द्वारा 1961 में जारी किया गया था। और अगर इसकी न्यूमेरिक संख्या की बात करें तो ये 10 अंकों का होता है दोस्तों, 10 अंकों की न्यूमेरिक संख्या होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी जिसे कहते हैं, ये अगस्त 1998 में स्टार्ट की गई थी। अगस्त 1998 में स्टार्ट की गई थी और ये आरवी गुप्ता, दोस्तों आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर स्टार्ट की गई थी। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर इसे स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें प्रदान किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। और दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों में भुगतान की छूट दी जाती है। अनुच्छेद 28 धार्मिक पूजा और शिक्षण संस्थानों में भाग लेने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना इससे संबंधित है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। उसका रीजन दोस्तों, जब राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है, तब राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति संभालता है और ये 6 माह से अधिक कार्य नहीं कर सकता है। 6 माह के भीतर आपको चुनाव कराने होंगे। और दोस्तों अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़ जी बने हैं। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। और अगर पहले उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो 14वें नंबर के हैं दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में का सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर 5 प्रकार की रिट कौन सी होती है दोस्तों, पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, और तीसरी होती है दोस्तों प्रतिलेख लेख होता है, और चौथी उत्प्रेषण होती है, और 5वीं अधिकार प्रेक्षा लेख होती है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट 5 प्रकार की जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है दोस्तों। उसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है किसके। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख, कान, नाक और गले की जाँच के लिए डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आँख, नाक, कान, गले के उपयोग के लिए हमारा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो दोस्तों इसकी परमाणु क्रमांक संख्या 1 होती है और क्लोरीन की 17। तो दोस्तों सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 15 मई 2022 को त्रिपुरा का नया CM किसे बनाया गया है। तो दोस्तों त्रिपुरा का नया CM किसे बनाया गया, हमारे ऑप्शन है दशरथ देव, माणिक सरकार, बिप्लब कुमार देव या माणिक साहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि माणिक साहा को त्रिपुरा का CM बनाया गया है। और अगर पूर्व CM की बात करें तो बिप्लब कुमार देव पूर्व CM थे त्रिपुरा के, वर्तमान में माणिक साहा हैं। और अगर हम त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है और राज्यपाल सत्यनारायण आर्य हैं। उसके बाद दोस्तों अगर इसकी हम त्रिपुरा की भाषा की बात करें तो कॉकबरोक इसकी भाषा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।